बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एफएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का आगाज़ करेंगे। आपको जैसे पता है कि जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं और उनको 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आगाज़ करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक है। हम आज चैप्टर नंबर 7 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो टॉपिक्स हैं: नंबर 1, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 2, वाइटल फोर्स थ्योरी। नंबर 3, वूलर्स वर्क। नंबर 4, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और लास्ट पे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट याद कर लें कि आज से तकरीबन 200 साल पहले साइंटिस्ट ने कंपाउंड्स को उनके ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ की बेस पे डिवाइड किया था। उनमें से कुछ को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया था। ये जो कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन थी, ये जो डिवीज़न थी, इट वाज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो हम पहले क्या बात करेंगे कि अबाउट 200 years ago साइंटिस्ट क्लासीफाई कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़। ओरिजिन से मुराद वो सोर्सेज हैं जहाँ से कंपाउंड हासिल किया है। और आगे 2 क्लासेस में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो साइंटिस्ट कैसे डिफाइन करते थे? दोज कंपाउंड्स विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और प्लांट में से हासिल करते थे, उनको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते थे, जैसे कि बटर, चीज़, लेदर, wool. All these products are obtained from animals. Similarly, from plants we obtain the vegetable oil, coconut oil, olive oil, soybean oil, mustard oil. And similarly, from plants we also obtained silk, cotton, fibers and wood वगैरह. All these compounds are called organic compounds and their source were plants and animals. यहाँ पे मैं अभी एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ: बटर, चीज़, वुड, लेदर, सिल्क एक्सेट्रा। अब हम आगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं कि उनको उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया था कि कंपाउंड्स दैट वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्सेज, जो कंपाउंड्स मिनरल सोर्सेज से हासिल करते थे, जैसे कि NaCl, CaCO3 जिसे हम मार्बल संगमर कहते हैं, H2SO4 जिसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सेट्रा। अब आगे एक थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी। बच्चों, ये जो हमने कंपाउंड्स की डेफिनेशन की है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी के बेस पे की है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइटलिज्म। दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ स्वेडिश केमिस्ट जिसका नाम है जे बर्जीलियस, जॉन जैकब बर्जीलियस कहते हैं, जो पूरा नाम है, वैसे हम जे बर्जीलियस लिख देते हैं। अब इस थ्योरी की क्या डेफिनेशन थी? Organic compounds can be manufactured only by and within the living things, and these compounds can never be synthesized by inorganic materials in laboratory. इस थ्योरी की स्टेटमेंट 2 बातों पे मुश्तमिल है, ज़रा गौर करें। बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर और उनके ज़रिए से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था। लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि उन साइंटिस्ट का ख्याल था, मतलब जे बर्जीलियस का ख्याल था कि इन लिविंग थिंग्स में एक वाइटल फोर्स प्रेजेंट होती है, एंड दैट वाइटल फोर्स इज इन्वॉल्व्ड इन प्रेपरेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यू कांट इंट्रोड्यूस वाइटल फोर्स इन लेबोरेटरी, सो यू कांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी. दिस वन इज़ अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि कुदरत की तरफ से उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक वाइटल फोर्स है, सो वो उस वाइटल फोर्स के ज़रिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन करते हैं.
इसको इस बात को मैं एक एग्जांपल्स के ज़रिए बताती हूँ। जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हवा और पानी, सॉइल से लेकर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस प्लांट के अंदर होती है लाइट की मदद से। तो यानी कि उस प्लांट के अंदर वाइटल फोर्स है और वो ग्लूकोज को प्रिपेयर करती है। एक और मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की। ह्यूमन बॉडी में लीवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है और फिर यूरिया बनने के बाद वो यूरिया हमारी बॉडी से सेक्रीट होता है यूरिन के थ्रू। तो यूरिया जो होता है वो लिविंग बॉडीज यानी मैमल्स के अंदर बनता है, उनके बॉडी के अंदर बनता है। तो ये इसको हम मतलब उस डेफिनेशन से रिलेट कर सकते हैं इस एग्जांपल को भी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एंड विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ यूरिया की फॉर्मेशन ह्यूमन के बॉडी के अंदर हुई है, तो डेफिनेशन में वाइटल फोर्स थ्योरी वो डिस्क्राइब होगी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी 1815 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इस थ्योरी के बाद साइंटिस्ट ने जान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग से ही हासिल किया जा सकता है, लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद एक रेवोल्यूशन चेंज आई। वो क्या? वो थी कि 1822 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच वूलर, जो कि जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने एक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये सारा काम लैब में हुआ था। उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया और उससे यूरिया बनाया। इसकी प्रिपरेशन में कोई वाइटल फोर्स इन्वॉल्व नहीं थी। ये प्रोसेस लैब में हुआ और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्जन हुई। यहाँ पे कोई वाइटल फोर्स नहीं थी। इसका मतलब हमें जो बर्जीलियस का वाइटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट मिला था वो बिल्कुल गलत था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, लेकिन इस यूरिया की प्रिपरेशन लैब में हुई थी। स्टूडेंट्स वूलर के बाद एक और साइंटिस्ट था कोल्ब। उसने एसिटिक एसिड को लैब में प्रिपेयर किया था। एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसने 1845 में एसिटिक एसिड को लैब में प्रिपेयर किया था। प्रेपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो यानी लैब में एसिटिक एसिड को भी बनाया उन्होंने। इस साइंटिस्ट के बाद एक और साइंटिस्ट था बर्थलॉट। उसने 1856 में मीथेन को CH4 को लैब में प्रिपेयर किया। इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर करने का सिलसिला चल पड़ा। यूरिया जो कि पहले हमारी यूरिन मैमल्स के बॉडी में बनता था और यूरिन के ज़रिए सेक्रीट होता था, लेकिन इसके बाद लैब में भी प्रिपेयर हुआ। तो यानी जो पहले हमें डेफिनेशन मिली थी वाइटल फोर्स वाली, वो गलत साबित हो गई। अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक नई डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरा हाउ इट वाज रिजेक्टेड, और तीसरा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वूलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब वो तो डेफिनेशन वो रिजेक्ट हो गई थी। अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दोबारा से एक न्यू डेफिनेशन देनी पड़ी। अब मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें भी दो डेफिनेशन के हिस्से कि कार्बन इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट, कार्बन इज़ एन एलिमेंट ऑफ लाइफ। हमारे जो 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन न्यू इन्वेंशन के ज़रिए 118 है, लेकिन वैसे हम लोग 112 पढ़ते हैं हमारी बुक में। इन तमाम में से कार्बन इज़ एन एलिमेंट ऑफ लाइफ बिकॉज कार्बन इज़ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मोस्ट कंपाउंड्स इन आवर बॉडी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिक, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल दीज। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, जैसे मीथेन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है, बेंजीन C6H6 कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अब ये जो एग्जांपल्स देखिए हैं, इन सब में कार्बन मौजूद है। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनमें कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है।
इस तरह ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। बच्चों ये तो थी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ बातें भी समझने वाली हैं। पहली बात, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखती हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स जैसे कि Na2CO3, CaCO3, MgCO3, बाइकार्बोनेट्स, NaCO3, मेटल कार्बाइड्स और साइनाइड्स वगैरह। इनमें कार्बन मौजूद है, लेकिन कार्बन मौजूद होने के बावजूद दे आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक। इनको ऑर्गेनिक नहीं कहते, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते। अब एक और बात, इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हाइड्राजीन और हाइड्रोक्सिल अमाइन हैं इनमें कार्बन नहीं है, बट दे आर रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं ट्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहूँगी इनको, लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब एक और इसमें बात, जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, एलोट्रोप्स वो होते हैं कि सेम फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट्स होती हैं और सेम फिजिकल स्टेट में, उनको एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर है, इसमें डायमंड का हर एलिमेंट कार्बन है, कार्बन से बना हुआ है। और इसी तरह ही ग्रेफाइट का जो कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, उसमें भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स कार्बन के हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। अब हम आगे चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दो बातें, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, जैसे कि मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन है, जैसे कि बेंजीन इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अब जो ग्लूकोज है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। ऐसे ही मिथाइल क्लोराइड, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या हम इसे हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट क्लोरीन भी प्रेजेंट है। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मीथेन की। अब मीथेन में कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह कोई और एलिमेंट लगा देते हैं, फर्ज करें हम यहाँ पर H को निकाल के क्लोरीन लगा देते हैं, तो हमारे पास वो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और अगर हम एक और H निकाल दें तो हमारे पास डाई मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन अगर हम 3 H निकाल दें मीथेन में से तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनेगा, जो हम एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम चारों H निकाल के चारों जगह पे क्लोरीन डाल दें, क्लोरीन का एलिमेंट लगा दें, तो वो बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये करने का मकसद क्या था कि ये जो सब में जो हमने रिप्लेस किया है किसी और एलिमेंट को, इनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे बेंजीन की एग्जांपल ले लेती हूँ। बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल कर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दें बेंजीन में, जैसे कि मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगा देती हूँ, तो वो बन जाएगा फिनोल। फिनोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये यानी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी बेंजीन का डेरिवेटिव हो जाएगा। बेंजीन तो हाइड्रोकार्बन है ना। अगर मैं OH की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप NH2 लगा देती हूँ तो वो एनिलीन बन जाएगा। और इसी तरह अगर मैं COOH लगा देती हूँ तो वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। हम हाइड्रोकार्बन को अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस करते जाएं तो हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं। तो इसी तरह इन हाइड्रोकार्बन्स के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम बना सकते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारी तो जो बातें की हैं ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में हमने बात की है आज, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन और उसमें कुछ हमने बेसिक बातें पढ़ी हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।